नमस्कार। 15 मई 2021 आज का दिन इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। और बात जब कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने की आती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी एक परिवार के रूप में कार्य करें। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरोग्य भारत, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और दूरदर्शन की इस प्रस्तुति में आज कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए यहाँ दिल्ली स्टूडियोज में स्वागत कीजिए डॉक्टर NK अरोरा का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप प्रसिद्ध एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, टीचर हैं और साथ ही हैदराबाद से स्काइप के माध्यम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश मिश्र। नमस्कार डॉक्टर राकेश, फॉर्मर डायरेक्टर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CSIR। डॉक्टर अरोरा, क्योंकि आज परिवार दिवस है तो सबसे पहले यही पूछूंगा कि अगर घर परिवार में कोरोना से बचाव की बात हो या अगर कोई परिवार का सदस्य संक्रमित हो गया उसके उपचार की, परिवार का रोल कैसे देखते हैं? हम पिछले 1.25 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई है कि कोरोना बीमारी अपने साथ एक बहुत मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा और स्टिग्मा, बहुत कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये मरीज़ को ठीक होने से एक तरीके से उसमें देर लग जाती है या परेशानी होती है, बीमारी को एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में जिसका रोल है वो हमारे परिवार का है। हमारे घर के चारों तरफ परिवार के जो सदस्य हैं उसका जब सहयोग मिलता है तो रोगी का ठीक होना और तेज़ी से ठीक होना ये बहुत निर्भर करता है। और एक चीज़ और भी है कि जब अगर किसी के घर में कोविड का मरीज है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है तो कोई अटेंडेंट नहीं रह सकता, अकेला होता है। और ऐसे टाइम में आदमी को सचमुच महसूस होता है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। और ये ज़्यादातर कोविड जो चिकित्सा केंद्र हैं वो आपको मोबाइल अलाउ करते हैं जिससे कि आप अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल वगैरह कर सकें और समय समय पे बात कर सकें। तो हम देखते हैं कि परिवार की जो महत्ता है वो इस महामारी में और भी उभर के आई है और ये हमारे समाज का एक ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है। और ये इसने ये भी बताया कि परिवार को एक साथ मिलकर के रहना कितना जरूरी है। तो आज तो बहुत ही बेहतरीन समय है जिसका आपने जिसको उठाया है, तो मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और परिवार में ही शक्ति है और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की आपको भी बधाई और उम्मीद है कि हम मिलकर इस पैंडेमिक से बाहर आएंगे। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि परिवार से मुझे जीन्स मिलती हैं, माँ बाप से जीन्स मिलती हैं, जेनेटिक्स तो हमें पता था, लेकिन कोविड के बाद जीनोमिक्स की भी बहुत बात होती है। तो आप जीनोमिक्स से एक्सपर्ट हैं, थोड़ा बताइए जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में क्या फर्क है? जीनोमिक्स जो है वो एक्चुअली जेनेटिक्स का एक तरह से आप समझिए तो डिटेल है। जैसे हम अपने सारे कैरेक्टर्स, सारे जेनेटिक मेकअप ये इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, एक से फादर से, एक से मदर से। ये चीज हर ऑर्गेनिज्म में होती है और हम जो चीज इनहेरिट करते हैं उसको वो DNA के माध्यम से कोड में रहती है और उस पूरे के पूरे DNA सेट को हम जीनोम कहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में वैसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम पूरे जीनोम को डिकोड करके उसको सीक्वेंस करके एक एक लफ्ज उसका हम देख सकते हैं। इसलिए जीनोम का अभी जेनेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान हो गया है। मतलब ये कहा जाए कि जो जेनेटिक्स की भाषा है वो जीनोम के लैंग्वेज में लिखी हुई है, वो उसकी किताब है एक तरह से जेनेटिक्स, उसी को पढ़ के जेनेटिक्स कैरेक्टर सामने आते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे से थोड़े फर्क हैं, जबकि सभी लोग आदमी हैं, लेकिन हम एक दूसरे से थोड़े फर्क इसलिए हैं क्योंकि हम जो म्यूटेशंस है हमारे पूर्वजों के उसको हम इनहेरिट करके एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। हमारे 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 बिलियन अक्षर हैं जो कि हमारे कैरेक्टर को बताते हैं। इसी तरह से इस वायरस में भी जो जिसके लिए हम परेशान हैं 1.25 साल से, इसका भी एक अपना जीनोम होता है, उसके आधार पे इसके जेनेटिक कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। ये बहुत छोटा वायरस है तो इसमें सिर्फ 30,000 अक्षरों में इसकी पूरी कहानी लिखी होती है और उन्हीं 30,000 अक्षरों में जो थोड़ा बदलाव होता है तो ये वायरस भी बदलते लगता है, तो हम उसको नए वेरिएंट बोलने लगते हैं। तो जो जीनोम है वो जेनेटिक्स का एक तरह से जेनेटिक्स की भाषा है, उसी को पढ़ के हमारे जेनेटिक कैरेक्टर जो हैं
सामने आते हैं। जी और तो टेक्नोलॉजी आज ऐसी हो गई है कि हम जेनेटिक के कैरेक्टर को, माने कि पूरे जीनोम को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी तक लाखों आइसोलेट्स जो हैं इस वायरस के, उनका फुल जीनोम सीक्वेंस किया जा सकता है। जी तो जेनेटिक्स की भाषा है जिनोम। डॉक्टर अरोरा, तो वायरस का जो स्वभाव है उसे मैं जिनोमिक्स से जान सकता हूँ कि कितना फैला है, आगे क्या रास्ता ले सकता है? इनफैक्ट उसकी पूरी एक एपिडेमियोलॉजी कहाँ कहाँ से होके गुजरा है वो सब पता चल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फैलता है एक से दूसरे में, दूसरे से 10 और में, 10 से 100 में, तो लीनिएज बनती चली जाती हैं। और बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि जीनोमिक्स भाषा है और इस भाषा से हमें पता चलता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो ओरिजिन हो जाता है और बीच में जो परिवर्तन आता चला जाता है आरएनए में, जो खास तौर पे ये वाला कोरोना वाला वायरस है, इसमें परिवर्तन होता है या जिसको म्यूटेशन या वेरिएंट कहते हैं, तो हर समय पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन सारे वेरिएंट दुखी करने वाले नहीं होते। इसमें से कोई कोई वेरिएंट होता है जो अगले 2-3 महीने में उभर करके आने लगता है और फिर पता चलता है कि ये परेशानी पैदा कर रहा है, इसका प्रसार ज़्यादा अधिक है, इससे बीमारी अधिक गंभीर हो रही है, किसी खास उम्र वाले को ये परेशानी पैदा कर रहा है। तो इसलिए ये जीनोमिक्स या जीनोमिक एनालिसिस करना और उसका सर्वेलेंस की हो क्या रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज में और एक और चीज भी है कि जैसे जैसे जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाता है, वैसे वैसे वैक्सीन, जो आज वैक्सीन उपलब्ध है उस पर काम करेगी कि नहीं करेगी, ये भी उतना ही जरूरी है। तो अभी जो हमारी 2 वैक्सीन है और जो हमारा जो वेरिएंट है, ये देखना जरूरी होता है कि इस वेरिएंट पे हमारी जो इस समय वैक्सीन है कितना काम कर रही है और हमें उस पर कितनी और मेहनत करनी है। बिल्कुल। और यदि आप भी सवाल करना चाहें मेहमानों से तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो का हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा और नंबर है 23097532, 011 द दिल्ली STD कोड एंड द नंबर इज 23097532। डॉक्टर राकेश मिश्रा, सीरो सर्वे की जब बात होती है तो एक तो यह है कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन की सैंपल से सीरो सर्वे करें, लेकिन क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, रिवर बॉडीज, सुएज, इससे भी पता लगाया जा सकता है वायरस के फैलाव का? बिल्कुल, ये आपने एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जनरली हम सर्विलेंस में क्या करना होता है कि हमको जाके हर आदमी से, हर व्यक्ति से सैंपल लेना पड़ता है। वो अगर हम सीरो सर्वेलेंस कर रहे हैं तो उसका ब्लड लेना पड़ेगा, और करंट इन्फेक्शन रेट देखना है तो उसका स्वैब का नेसोफेरेंजियल स्वैब लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने टेक्निक ऐसी सोची है, निकाली है, उसका हमने उपयोग भी किया है कि हम अगर सीवेज में, देखिए इस वायरस में एक खास चीज ये है कि ये फीकल सैंपल्स में, मतलब पैखाने के रास्ते से काफी निकलता है, क्योंकि जिस तरह से इन्फेक्ट करता है ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से एपिथेलियल सेल जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये रिसेप्टर जो कि इस वायरस को पकड़ के सेल के अंदर लाता है, वो हमारे इंटेस्टाइनल सेल में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो पैखाने के रास्ते से इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये वायरस निकलता है। हालांकि वो इन्फेक्शियस नहीं है अभी तक जैसा कि पाया गया है, लेकिन ये सीवेज लाइंस में के जरिए होते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, और हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से थोड़ा सा पानी लेके और उसमें हम इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डिटेक्शन ही नहीं, हम एक्चुअली इस हद तक बता सकते हैं कि इस शहर में कितने लोगों को इन्फेक्शन होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रोज सुबह शाम वहां से पानी कलेक्ट करके और उसमें वायरस का एस्टिमेट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 2%, 4%, 5% कितने लोग इस सिटी में इन्फेक्टेड हैं। और हम अगर रोज करते रहेंगे तो उसका ट्रेंड भी हमें पता चलेगा। अभी हमने हाल ही में हैदराबाद में ये चीज किया है, और वहाँ पे जो सिटी के अंदर जो तालाब हैं या जो लेक्स है, उसके अंदर क्योंकि उसमें ह्यूमन सैंपल्स आते हैं तो वो नालों के जरिए इन सबसे, और कहाँ से आते हैं, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि शहर में बढ़ रहा है कि घट रहा है कोरोना का इन्फेक्शन लेवल। और एक्चुअली हमको जनवरी फरवरी में ये आइडिया मिला कि ये बढ़ना शुरू हो रहा है, तो इससे एक बिना आदमी को परेशान किए, बिना किसी के नाक में कुछ डाले हुए आप सीधा सीवेज से ये, इसमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा आदमी है, लेकिन ये पता चलेगा कि शहर में कितने लोगों को दिक्कत है। और ये हम ही नहीं, दुनिया में करीब 15-20 देशों में ये चीजें अभी इस्तेमाल में आ रही हैं, और हम भी इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि इसको हम एक विकसित होने वाले देश की में बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के सर्विलेंस हम अपने नगर पालिका और इन सब जगहों पे स्थापित करें। जी,
तेलंगाना से ही पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, मंजीत जी फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, मंजीत जी प्रश्न पूछिए। या दिस इज रणदीप गुलेरिया है। Dr. Guleria has not yet joined on the program. Please ask your question. We have Dr. N.K. Arora and Dr. Rakesh Mishra listening to you. Yeah, okay. So the latest news that I hear is like the vaccines Covishield, they are not effective against B1.6, whatever the variant that is rapidly spreading in India. Is there any confirmation news on that? Okay. Thank you for your question. डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा। नहीं, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसको अभी डॉक्टर अरोरा ने बोला भी कि जब नए वेरिएंट आते हैं तो हमको कई उसके सामने सवाल खड़े करता है। ये एक तो ये तेजी से फैल रहा है, ये एक बात है। इससे मॉर्टेलिटी। हाँ जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो नए वेरिएंट में एक जो वैक्सीन का सवाल होता है, ये भी उठ के आता है। तो इसके लिए ये जाहिर है कि इस पे एक्सपेरिमेंट होगा। हमने भी इस वायरस को आइसोलेट किया, उसको कल्चर किया, और हमने ये देखा कि हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बता दें कि दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों ही अभी जो B1.617 है उसके लिए कारगर है। और इसके लिए कई स्टडीज हुई हैं। आईसीएमआर की लैब ने स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है। सेल कल्चर के अंदर ये जो सीरा होता है, जैसे हमने जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो वैक्सीन से हैं या कोविशील्ड से, उनकी सीरा को लेके, या जो नेचुरली इन्फेक्टेड थे, रिकवर हुए हैं, उनके भी प्रोटेक्शन है उनके सीरा में। उसको हमने ये देखा कि ये जो नया वेरिएंट आया है हिंदुस्तान में, जो काफी फैला हुआ है, इसको ये सीरा जो है इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं जी। तो अभी फिलहाल हमको डरने की जरूरत नहीं है इसके बारे में जी। ये तो बहुत हर्ष की बात है कि चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड, दोनों वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध हैं, ये वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर हैं। अब जब तीसरी वैक्सीन आ गई है, फॉरेन मेड, रशियन मेड स्पुतनिक, वो भी कारगर है तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ। तो वो अभी पता चलेगा, क्योंकि कल ही से उसका प्रयोग शुरू हुआ है। लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे नई वैक्सीन आएगी एक साइड में, जैसे जैसे नया वेरिएंट आएगा, ये डॉक्टर मिश्रा की लैब और हिंदुस्तान की बहुत अच्छी 10 लैब्स का एक नेटवर्क है, और वो कॉन्स्टेंटली उसको चेक करते हैं। क्योंकि जीनोमिक सर्वेलेंस एक मरीज के काम का नहीं है, उसका काम है कि मेरे लिए कोई नई चीज निकल के आ रही है जो डैमेजिंग है, और दूसरा जो वैक्सीन है वो उस पर कारगर है कि नहीं, और तीसरा जो मैं डायग्नोसिस कर रहा हूं, जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो भी उसके लिए कारगर है कि नहीं। ये तीनों चीजें की जा रही होती हैं। और आज मेरे को पहली बार इनफैक्ट ये समझ आया कि स्वेज से करके मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगले कुछ दिनों में आउटब्रेक होने वाला है कि नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज जी। झारखंड चलते हैं, धनबाद से विक्रम जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए विक्रम जी। हेलो हाँ जी विक्रम जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरी मम्मी है वो 56 या 65 की है, और उनको डायबिटिक है। डायबिटीज अभी कम नहीं हो पा रहा, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल हम सबके मन में है कि जिसको वैक्सीन मिल रहा है, अगर उसको कोई और बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, या लिवर की कोई बीमारी है, या गुर्दे की कोई बीमारी है, या जिगर की, ये इसकी फेफड़ों की कोई बीमारी है, मैं उसको दवाई दूं कि नहीं। किसी को कैंसर है, उसको दवाई दूं। तो जैसे आपने अपनी माताजी के बारे में कहा, तो डायबिटीज वाले जितने भी ये बीमारी वाले हैं, अगर उनको वैक्सीन दी जाती है, उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों को कोरोना हो जाए, तो गंभीर बीमारी होने की संभावना, अस्पताल में दाखिल होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना एक आम व्यक्ति के मुकाबले 10 से 12 गुना ज्यादा होती है। तो इन व्यक्तियों को अगर हम प्रतिरोधक शक्ति बनाते हैं वैक्सीन के द्वारा, तो ये बचाव हो जाता है। तो अपनी माताजी को जरूर तुरंत ले जा करके जो भी वैक्सीन मिले आपको घर के नजदीक, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड, दोनों एक जैसी प्रभावी हैं,
उनमें से कोई एक वैक्सीन लगवाएं। जी, डॉक्टर राकेश मिश्रा, CSIR के CCMB की बात करें, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके आप डायरेक्टर रहे और अब एडवाइजर हैं, तो मुख्यतः साल भर में क्या काम किया है CCMB ने, क्या आउटकम्स रहे हैं जिससे समाज को लाभ मिला? देखिए, हमने शुरू में जब पिछले साल मार्च के महीने में ये आपदा हमारे सामने आई, हाँ जी। तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन थी। ये वायरस ऐसा लग रहा था जैसे कि आग जैसा है, खा जाएगा सभी को। लेकिन हमारी लैब में हम लोग इस तरह के वायरस पे काम करते हैं, तो हमारे लिए एक और मॉडल सिस्टम जैसा है, उसको हम रोज लैब में ग्रो करते हैं। तो हमने पहली चीज तो ये किया कि तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी से जाके उन्होंने बुलाया हमको, हमने बात किया और जाके हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया अपनी लैब में कि इस वायरस को कैसे हैंडल करते हैं। इससे बहुत अच्छा असर हुआ, सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हम इसको कर सकते हैं। और उसी समय हमने डायग्नोस्टिक के लिए भी अपनी लैब को खोल दिया, तो हमने डायग्नोस्टिक के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हमने वायरस का कल्चर करना शुरू किया। उससे हमको बहुत बड़ी ये सुविधा मिली कि हम नए ड्रग्स को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रग्स के कैंडिडेट्स को चेक किया, जो कि बहुत सारे अलग अलग ट्रायल में हैं, जिसको परमिशन भी मिली हुई है। तो एक बहुत अच्छा जी डॉक्टर साहब, उत्तराखंड चलते हैं, जहां से राधे श्याम जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, राधे श्याम जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि सर मुझे हेपेटाइटिस बी है सर, कागज के लिए, तो सर क्या मैं टीका लगा सकता हूँ कोविशील्ड या कोवैक्सीन का? जी डॉक्टर मिश्रा। मेरे ख्याल से इसको डॉक्टर अरोड़ा अच्छी तरह से आंसर। राधे श्याम जी, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हेपेटाइटिस बी अगर आपको कैरियर हैं या आपको हेपेटाइटिस बी की वजह से जिगर में कुछ खराबी आ रही है, दोनों स्थिति में आपको वैक्सीन लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन लेंगे तो आपकी प्रतिरोधक शक्ति कोरोना के विरोध में बनेगी और वो आपको सहयोग करेगी कि अगर कहीं कोरोना होता है तो आप उससे बचाव हो सकेगा या गंभीर बीमारी नहीं होगी। तो आपको तुरंत ये टीका लगवाना है। और यहाँ पर मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अगर कोवैक्सीन मिले या कोविशील्ड, जो भी टीका मिले, और कल कोई नया स्पुतनिक आ जाता है, तो जो आपके घर के सबसे नजदीक मिलता है वो टीका आपने। जी, और डॉक्टर एन के अरोड़ा जो हैं वो NTAGI के सदस्य हैं। NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और आप शुरू से सदस्य हैं। सर, पिछले सप्ताह एक जो खबर आई उस पर आप जरूर बताइए, क्योंकि जब पहले आपसे बातचीत हुई इसी कार्यक्रम में तो हमने जाना था कोविशील्ड की पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते बाद मैं दूसरी डोज ले सकता हूं। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में जिसने लगवाई पहली डोज कोविशील्ड की, वो अब सोच रहा होगा कि मिड में आ गया, मैं ले लूं। अब उसके लिए नई सलाह क्या है? तो ये बड़ा सुंदर सवाल है, कल से इसी सवाल पे जवाब दे रहा हूं मैं। और वो ये है कि जो ये टीकाकरण जनवरी में प्रारंभ हुआ और उस समय भी हमारे पास सारे आंकड़े थे जो टेस्ट किए गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जो भारत में टेस्ट किया गया था उसमें 4 हफ्ते का हमने इंटरवल दिया था और उसके हिसाब से 4 हफ्ते का इंटरवल। बाद में WHO की एक रिकमेंडेशन आई कि 8 हफ्ते से 12 हफ्ते करा जाए। हमने डेटा को दोबारा देखा और इस बीच में जो नया डेटा आया, लेकिन कमेटी कन्विंस नहीं थी कि ये डेटा अच्छी तरीके से हमें विश्वास दिला सके, इसलिए हमने उसको 6 से 8 हफ्ते करा, लेकिन 12 हफ्ते नहीं किया। और इस बीच में एक चीज और जानने की जरूरत है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोविशील्ड जो है 2 कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं, एक यूके यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन और एक हम लोग करते हैं इंडिया। तो दोनों कंट्रीज में एक दूसरे से साझा हम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं। तो उन लोगों ने शुरुआत में 3 महीने का इंटरवल दिया और उसके हमने कहा कि जो एक्चुअल डेटा आएगा तब हम देखेंगे। तो एक्चुअल डेटा अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के पहले हफ्ते में आया, तो उसको हम लोगों ने रिव्यू करके देखा और हमें पाया कि अगर 3 महीने का इंटरवल दिया जाए, 3 से 4 महीने का, तो वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 65% से 85% रहती है। तो ये एक हमारे लिए विश्वास का और एक हमें एक हिम्मत मिली कि भाई एक वैज्ञानिक साक्ष्य मिला कि भैया हमने इसको बढ़ा दिया। तो यानी डॉक्टर साहब जिसने अप्रैल के पहले हफ्ते में कोविशील्ड ली, अब ना लेके वो जून जुलाई में ले, जुलाई के पहले हफ्ते में। जुलाई के पहले। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि कल ही की बात है
कि इंग्लैंड ने 3 महीने की जगह अब 2 महीने कर दिया है। अच्छा, कम कर दिया है? हाँ, उन्होंने कम कर दिया है और उनका कारण है कि भाई दुनिया में डिफरेंट तरह का वेरिएंट्स हैं, इसलिए हम उसको जल्दी देना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है भारत का, हम बहुत बड़ा देश है और इस देश को जो जिस तरीके से नीति बनाई जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है, वो बहुत सोच समझ करके और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किया है कि हम 12 हफ्ते से लेकर 16 हफ्ते के बीच में करेंगे। और साथ ही साथ 2 चीजें और हैं कि एक, इमीडिएटली वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम की जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें उसका प्रभाव कितना है हमारी आम जनता पे। दूसरा कि कहीं जिनको वैक्सीन मिला है कोई बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो 3-4 महीने में इस चीज को दोबारा देखा जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर चेंज किया जाएगा। तो लेकिन समय समय पर ये किया जाता है। जी, तो ध्यान रखिए, कोविशील्ड की पहली डोज के बाद अब 12 से 16 हफ्ते के अंतर के बाद आपने दूसरी 3 महीने बाद लगाना। 3 महीने बाद। इस समय जबलपुर चलते हैं, मध्य प्रदेश, जहां से सुनील शास्त्री हैं फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है जी कि मेरे घर में 8 लोग हैं जिसमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और इनको अभी 10 दिन हो चुके हैं और इनको कोई सिम्टम्स एज सच अभी नहीं है सर जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इनको मतलब बाकी लोगों के साथ में कब ज्वाइन करा सकते हैं और क्या फर्दर कोई टेस्ट की जरूरत है क्या सर? हाँ, तो राधेश्याम जी, आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हम सब परिवारों में कि भाई परिवार में आजकल कई लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाते हैं और अगर कोई लक्षण नहीं भी हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि 10 दिन से लेकर 15 दिन तक उनको आइसोलेशन में रखा जाए क्योंकि वायरस एक्सक्रीट हो सकता है। तो अगर कोई लक्षण नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई नाक नहीं बह रहा है, कोई सूंघने की या घ्राण शक्ति में या टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया, तो ये 10-12 दिन पे अब अपना एक जो सामान्य जीवन है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं, घर वालों के साथ मिल सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई लक्षण है तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि एक 4-5 दिन और रहकर 2 हफ्ते का आइसोलेशन बेहतर रहेगा उस स्थिति में। एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर थोड़े से भी लक्षण हैं तो ये 9, 10, 11, 12 दिन ये जो बीमारी का होता है, ये इसमें विशेष ध्यान करने की जरूरत होती है। कई बार मरीज सडनली डिटोरेट करने लगता है, तो इस समय जल्दी ना करके इनको क्लोजली मॉनिटर करना होता है और अगर 2-3 दिन 4 दिन और वेट कर लेते हैं तो उसमें नुकसान नहीं रहेगा। जी डॉक्टर राकेश, और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते तक अगर बिल्कुल ठीक है तो दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये करीब 90-95% लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं। राकेश जी भी इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कार्यक्रम के हिसाब से इनकी टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। जी, तो डॉक्टर राकेश मिश्रा, पहली बार अगर किसी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, उसने दवा ली, 2 हफ्ते बाद हम मान के चलें कि वायरस खत्म हो जाएगा, दोबारा पीसीआर कराने की जरूरत नहीं है? हाँ नहीं, अभी वो जैसे 14-15 दिन के बाद अगर वो आदमी नॉर्मल हो रहा है तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा आईसीएमआर ने भी अभी एडवाइजरी जारी कर दिया है, अब दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए तो ठीक रहेगी। लेकिन मेरी सलाह रहेगी हर व्यक्ति से कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें। आप ये ना समझे कि आप ठीक हो गए तो आप बाहर निकल के ऐसे, बाहर जब भी निकले आप मास्क पूरा जरूर लगा के रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बीमारी से उठ गए हैं, बच गए हैं, फिर भी मास्क लगाइए, वो सिम्टोमेटिक थी या एसिम्टोमेटिक कुछ भी हो। आपकी वैक्सीन लग गई है 1 डोज या 2 डोज, लेकिन अगले 3-4 महीने हमको मास्क जो है बहुत अच्छी तरह से लगा के रखना है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जी, इस समय कर्नाटक से हमारे अगले कॉलर विजय जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, हेलो विजय जी। हाँ, मुझे HIV पर्सन है साहब, मैं ले सकता है क्या? सवाल दोबारा रखिए। HIV. Somebody is HIV positive, you are saying whether that person can take vaccine? Yes. Very good. So the HIV person has immune deficiency. उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर की, इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। उनको भी ये टीका लगा रहा है। अभी फिलहाल ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको एक बूस्टर डोज
लगाने की ज़रूरत बाद में होगी, लेकिन अभी तुरंत अपने 2 टीके जो लगाने हैं वो समय पे लगा लें। जी, एक मैंने तमिल फिल्म देखी थी डॉक्टर साहब, सिला समयंगलिल, और उसमें HIV के स्टिग्मा के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया गया है। भारत में 1986 में पहली बार HIV का केस आया, 4 दशक हो गए, आज भी स्टिग्मा है। क्या कोविड में अब स्टिग्मा हटा पाए हैं हम? कैसे हम स्टिग्मा हटाएं? नहीं, मेरे को लगता है कि HIV के ऊपर भी स्टिग्मा पहले से बहुत कम हो गया है, और अब जैसे कोरोना है, कोरोना इतना अधिक हो गया है और एक आम बात हो गई, और हर हम देखते हैं पड़ोस में दूसरा तीसरा घर प्रभावित है, तो स्टिग्मा ओवर समय के साथ कम हो गया है। शहरों में शायद कम हो गया है, लेकिन गांव में अभी भी है। तो मैं तो ये भी इस पे भी निर्भर करता है मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा परिप्रेक्ष्य क्या है और किस वातावरण में रहता हूँ, उसका परिवार। मैं गांवों की बात करना चाहूंगा डॉक्टर राकेश मिश्रा, आपको क्या लगता है रूरल एरियाज में कोविड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हम क्या रखें? देखिए, गांव में जो है वो एक अलग तरह की चीज होती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि गांव में अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ केयर का है वो ठीक नहीं है। तो जो मेन चीज होती है वो ये है कि हम टेस्ट करके बता सकें कि कहाँ पे है, किनको कोविड है, तो वो थोड़ा अलग रहें। गांव में लोग खुले में रहते हैं तो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जैसे शहरों में होती है, इसीलिए पहली बार शहरों में बुरी तरह से फैला। लेकिन गांव में एक बार जाने के बाद हमारी समस्या जो अलग तरह की हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज तो ये है कि लोग सावधानी बरतें। और जी, लगातार सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है बचाव के लिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तो मास्क ज़रूर पहने, स्वच्छता बनाए रखें, 2 गज की दूरी, अच्छी मानसिक सेहत। इस समय डॉक्टर आलोक हैं फोन लाइन पर। हेलो डॉक्टर आलोक जी, संपर्क टूट गया है। यदि आरोग्य भारत में आप डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर एन के अरोड़ा से कोविड-19 पर कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0112309752 पर। गांवों के लिए आपको लगता है डॉक्टर साहब, जैसे भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रयास है ई-संजीवनी OPD.in, नेशनल टेली कंसल्टेशन, क्या टेक्नोलॉजी एक मदद कर सकती है? टेक्नोलॉजी कर सकती है। मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी वो, क्योंकि ज़्यादातर लोग हल्का बुखार जुकाम जैसी बीमारी होती है वो ठीक हो जाते हैं, तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना इस कोरोना बीमारी को जितनी इज्जत देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लापरवाही से व्यक्ति की मृत्यु होने का और देर होने की संभावना होती है, तो जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि जब ग्रामीण इलाकों में जागरूकता पैदा हो जाए तो वो फिर अपना कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो PSC और CSC हैं, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध रहे और अगर मरीज को 2-3 दिन 4 दिन के लिए दाखिल करना पड़े, तो ये बहुत बड़ी एक सुरक्षा हो जाएगा और एक बहुत इलाज का घर के निकट सुलभ इलाज उपलब्ध हो जाएगा। दर्शकों की जानकारी के लिए PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता? हाँ जी, हाँ है, होती है नहीं, आमतौर पे होती है, लेकिन एराटिक होता है। CSC में क्योंकि आजकल डिलीवरीज वगैरह भी होते हैं, छोटे मोटे सर्जरी भी होती है, लेकिन अगर मैं बेड डाल दूं और उसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ग्रामीण लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज की ज़रूरत नहीं है। खाली ऑक्सीजन है, थोड़ा IV फ्लूइड देना होता है, कुछ इंजेक्शन लगाने होते हैं और वो वहीं पे किया जाता है। और भी आपसे ज़रूर पूछूंगा। फिलहाल दिल्ली से प्रवीण जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सवाल पूछिए प्रवीण जी। हाँ जी सर, 25 साल का मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है हमारा, उसको वैक्सीनेशन लग सकती है? डॉक्टर साहब, हाँ, 25 साल अब जैसे कि 1 मई से जो नई नीति निर्धारण हुआ है, 18 से 44 साल तक के लोगों को भी टीका लग सकता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल देश में वैक्सीन की कमी है, तो इस समय मुख्य जो मुद्दा है और जो मुख्य ध्यान है वो 45 से ऊपर वालों को, क्योंकि उनमें गंभीर बीमारी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादातर हम अस्पतालों में देखेंगे तो वही लोग हैं जो 45 साल से ऊपर हैं, जो बीमार हैं, उनको दाखिल करना होता है। लेकिन डिफरेंट स्टेट्स में
प्रदेशों में ये खोल दिया गया है 18 से 45, लेकिन फिलहाल वैक्सीन की उपलब्धता की कमी है और थोड़ा सा मेरे को लगता है 4 हफ्ते या 6 हफ्ते इंतजार करेंगे तो इन सबको टीका आसानी से मिल सके। तो जैसा उन्होंने कहा 25 साल का उनका बच्चा जो है वो मेंटली चैलेंज्ड है, तो वो फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। उसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। उसको टीका लगाया जा सकता है और जरूर लगवाइएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कई बार समझ नहीं आ रहा होता कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए प्रतिरोधक शक्ति का ये एक जो आवरण है वो जरूरी है बनाना। जी बिल्कुल। जब भी कोई आपदा आती है डॉक्टर मिश्रा, जरूरी है कि हम इनोवेशन पर भी बल दें। तो लैब पर जीनोम जीन सीक्वेंसिंग पे बातचीत तो हो ही रही है, क्या लगता है आपको और कौन सी इनोवेशंस हैं हेल्थ केयर में जो हमें लानी चाहिए? नहीं, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी को एक्चुअली अगर हम ध्यान रखें, लोगों के अंदर जागरूकता रहे, तो हम आसानी से डील कर सकते हैं। जैसे एक चीज तो ये कि सबको हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80-90% लोगों को कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का कुछ होगा। जो 10-15% लोगों को जरूरत पड़ेगी, उनको ये चाहिए कि वो मॉनिटर करें कि उनकी हालत ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, ऑक्सीमीटर आसानी से मिल जाते हैं, चेक करते रहें और ध्यान रखें अपना, से खाएं पिए, आराम से सोएं, तो ज्यादातर लोगों को कोई समस्या नहीं है। और सिर्फ उन लोगों को लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी ऑक्सीजन लेवल की कमी हो तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि ज्यादातर यंग लोगों में अभी जो रिसेंट डेथ हुई है उसका खास कारण ये माना जा रहा है कि ये लोग देर किए आने में, क्योंकि उनको लगा नहीं कि इतनी परेशानी है। तो इसलिए हमको एक तरह से एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है। मुंबई चलते हैं जहां से शुभम जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर मेरा अरोरा डॉक्टर से सवाल था कि यूके में जैसे वैक्सीन का चालू है मिक्स एंड मैच, मतलब एक वैक्सीन का डोज अपन पहले लगा सकते हैं, फिर दूसरा वैक्सीन का डोज लगवाना चाहिए, मतलब दूसरा फाइजर ऐसा कुछ? जी बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। तो वहाँ पर यूके में अनुसंधान चल रहा है इस समय कि एक टीका कोविशील्ड का लग गया, दूसरा फाइजर का लग गया, तो ये मिक्स एंड मैच करके, और इंटरचेंजेबिलिटी भी कहते हैं इसको। तो ये अनुसंधान की स्थिति में है, अभी इसके आंकड़े नहीं आए हैं, इनके जो नतीजे हैं वो अभी मिले नहीं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और भारत में भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ, जैसे हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी वैक्सीन अगले 3-4 महीने में 4-6 वैक्सीन हो जाएंगी, तो ये मिक्स एंड मैच वाली जो स्टडीज़ हैं बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अभी कोशिश ना करें मिक्स एंड मैच करने की। हमें अंदाज़ा नहीं है कि फ़ायदा होगा या कुछ भी नहीं होगा या नुकसान होगा, तो ये ज़रूरी है कि इस समय अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट ना करा जाए। लेकिन जैसे ही होगा, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि जो प्रतिरोधक शक्ति है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, और मिक्स एंड मैच में, लेकिन उसमें ये भी होगा पहला कौन सा देना है, दूसरा। तो ये एक अभी मुद्दा है जो अभी खुला हुआ है, और इसके बारे में अभी जानकारी और प्राप्त होने की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, और एक था मेरा और एक सवाल है जी शुभम। जैसे अभी यंग लोग हैं तो वो लोग, मतलब कुछ लोग हस्तमैथुन वगैरह करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या वैक्सीन लगाने के बाद? तो उसके बारे में कुछ आप बता सकोगे तो अच्छा हो जाएगा यंग लोगों के लिए। शुभम, क्या सवाल है आपका? वैक्सीन लगाने के बाद? वैक्सीन लगाने के बाद हस्तमैथुन मतलब ठीक, तो वैसे कोई किसी चीज की भी परेशानी नहीं है। जो आपका एक आम जीवन है वो आम जीवन आप उसको जारी रख सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आप जो टीका रखते हैं, जो एक रोजमर्रा की जिंदगी है, और जैसे जीते हैं, जैसे खाते हैं, जैसे रहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जी डॉक्टर मिश्रा, आप भी इनकरेज करेंगे कि अभी हम वैक्सीन मिक्सिंग ना करें? अगर जिसने पहले जो वैक्सीन ली है और दूसरी डोज लेनी है तो वो उसी सेम वैक्सीन की ही ले। ये सब चीजें जो है बड़े स्तर पे एक्सपेरिमेंटल की तब आती है, उसको हम ट्रायल बोलते हैं, जो सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी तरफ से हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सबसे एक्सपर्ट हमारे हैं जो डेटा को एनालाइज करके बताएंगे। आज की तारीख में आपने अगर कोवैक्सीन लिया तो दूसरा कोवैक्सीन ही लें, अगर पहले कोविशील्ड लिया है तो दूसरा कोविशील्ड ही लें। अभी तक कोई हमको ये करने की जरूरत नहीं है।
जी डॉक्टर मिश्रा, अभी और कौन सी स्टडीज हैं जो भारतीय लैब्स में चल रही हैं जिनके नतीजे और साल भर तक आएंगे, जिन पे एक नजर रखनी होगी? बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे एक तो ये कि हम इसकी डायग्नोस्टिक को और आसान बना रहे हैं, जिससे कि एक्यूरेट डायग्नोस्टिक अच्छी तरह से हो सके। जैसे अभी आईसीएमआर ने एडवाइजरी करके जारी किया एक ड्राई स्वैब टेक्निक जो हमारी लैब से निकली है। उससे आप बीटिंग की जरूरत नहीं है, आरएनए आइसोलेशन की जरूरत नहीं, सीधा सैंपल लेके ड्राई स्वैब लैब में आएगा तो उससे लीकेज की संभावना नहीं है और बड़ी आसानी से हम 3-4 घंटे में रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा थ्रूपुट होगा और इसके किट्स भी अभी उपलब्ध हो जाएंगे 2-4 दिनों के अंदर। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है, क्योंकि हम सेल्स को ग्रो कर रहे हैं लैब में, तो वो हमारे पास एक जरिया है अलग अलग तरह से वायरस को इनएक्टिवेट करने का। प्लांट प्रोडक्ट हैं या नए ड्रग्स हैं, इन सब तो मुझे लगता है कि 3-4 महीनों में बहुत सारे ड्रग कैंडिडेट्स भी हमारे सामने आएंगे। और जो जीनोमिक्स है, इसकी वजह से हमको ये सही पता चलेगा कि इस वायरस की क्या क्या फितरत है, ये क्या क्या चेंज कर रहा है, किधर फैल रहा है, तो उस हिसाब से हम इसका पीछा करते हुए इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सारी है। हमें 1.25 साल के टाइम में जब इसका नाम भी नहीं था डिजीज का, आज हम जितना इसके बारे में समझते हैं वो बहुत ही मतलब उत्साह वर्धक है वैज्ञानिकों के लिए। लेकिन इसके क्लिनिकल फीचर्स को समझने में भी बहुत ज्यादा हमको कि कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। लॉन्ग कोविड एक चीज है कि लॉन्ग टर्म इसके क्या इफेक्ट होते हैं उन सब चीजों पे, या लोगों के जेनेटिक स्ट्रक्चर से उनके जीनोमिक वेरिएशन का इस पे क्या रिलेशन है। ये सब स्टडीज जो है चल रही हैं। बाद में हमको पता चलेगा अगले महीनों में कि किस तरह के कोई इसका एथनिक रिलेशन है कि नहीं, एनवायरमेंटल इसका कोई रिलेशन है नहीं। इन सब चीजों पे बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में रिसर्च चल रही है उसका। जी, और हम तो सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर को हर बार की तरह थैंक यू जरूर कहेंगे, क्योंकि साइंस जो है लगातार आगे बढ़ती रहती है डायनेमिकली। इस समय हम सुनील जी के पास चलते हैं मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर। हेलो जी, सभी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते है। नमस्कार जी। सर मैं G6PD से पीड़ित पेशेंट रहा हूँ जी। G6PD ग्रुप है मेरा। कोई एंजाइम की कमी से G6PD हो जाता है। ठीक है जी। फीमेल कैरियर से मुझको डॉक्टरों ने बताया कि ये फीमेल से माँ से आपको डेफिशिएंसी हो गई है G6PD की, तो क्या मेरे लिए सेफ है सर? डॉक्टर साहब, हाँ, तो आपकी उम्र कितनी है इस समय? सुनील जी, आपकी उम्र कितनी है? जी, फोन तो संपर्क तो टूट गया है। चलिए कोई नहीं। तो G6PD डेफिशिएंसी में भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, और वैक्सीन भी लग सकती हैं और ये वाली भी लग सकती है। और इसमें थोड़ा सा अगर बुखार बहुत तेज हो जाए तो कई बार उस समय समस्या हो सकती है। तो जब आपको तेज बुखार ना होने दें, दवाई वगैरह लेते रहे, और अगर कोई समस्या दिखती है कि सडनली लगे कि एनीमिया सा हो रहा है या पेशाब का रंग बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन वैसे वैक्सीन लगाई जा सकती है। जी डॉक्टर मिश्रा, जैसे जब आप भी जवाब देते हैं तो आप mRNA कहते हैं या एडिनो वायरस की बात होती है, तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आसानी से बताइए फर्क क्या है इनमें? तो वैक्सीन जो है कई तरह की होती है। अभी जो कोवैक्सीन है, जैसे वो एक सबसे सिंपल एक तरह से सोचिए तो वैक्सीन है। वो हम वायरस में बनाते हैं, सेल कल्चर में ग्रो करते हैं और काफी मात्रा में लीटर्स में वायरस बना के फिर उस वायरस को हम हीट करके इनएक्टिवेट कर देते हैं। मतलब कि वो मर जाता है, इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी उसका सब कुछ प्रोटीन्स उसके सब कुछ रहते हैं। तो उस मरे हुए वायरस को हम इंजेक्ट करके एक वैक्सीन, तो बॉडी को वो मरा हुआ वायरस मिलता है, इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्टिवेट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। तो एक अच्छा तरीका होता है इनएक्टिवेटेड वायरस को वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करना। दूसरी चीज होती है वायरस के जो जीन है उसको लेके एक या दो जीन को माध्यम से आदमी के शरीर में लगाएं तो वो प्रोटीन बनाएगा और वो एक एंटीजन करेगा कि वायरस का छोटा सा भाग हमारे इम्यून को दिखेगा और वो हमारी इम्यूनिटी बनाएगा। तो mRNA वैक्सीन जो है वो इस तरह की वैक्सीन है। mRNA का मतलब है मैसेंजर RNA, जो जाके वायरस की एक प्रोटीन, जनरली हम स्पाइक प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो वायरस का बिजनेस एंड है, वहीं से वायरस घुसता है। तो उसी को अगर हम ब्लॉक कर दें तो उसकी चाबी जो है वो कुंठित हो जाएगी, वो नहीं घुसेगा। तो mRNA वैक्सीन जो है बॉडी में जाएगी और सिर्फ वही वायरस वाली प्रोटीन हमारी बॉडी उसको बनाएगी, हम बाहर से नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी प्रोटीन बनाने वाले मैकेनिज्म को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो mRNA वैक्सीन जो है बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक mRNA मॉलिक्यूल से हम बहुत सारे प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये एक बहुत नया तरीका, अभी तक कोई कमर्शियल नहीं हुई थी mRNA वैक्सीन, लोग इस पे दसियों साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इस साल के अंदर वैक्सीन के मामले में जो तरक्की हुई है वो काबिले तारीफ है। मतलब कुछ महीने पहले मैं भी नहीं सोचा था कि एक्चुअली वैक्सीन आएगी इस पैंडेमिक के लिए, लेकिन आज हमको बहुत खुशी है कि हम गलत साबित हुए और वैक्सीन आ गई। और mRNA वैक्सीन का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग है। और एडिनो वायरस वाली भी एक तरह की ये वैक्सीन है, जो चिंपैंजी के जो वायरस हैं, उनको जो जुकाम देने वाले वायरस हैं, हम उनको लेके तो वो आदमी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, उसको हम और भी इनएक्टिवेट बना देते हैं, और उसके अंदर, उस वायरस के अंदर फिर ये वाले वायरस SARS-CoV-2 के जीन को हम डालते हैं, तो ये बॉडी में जाएगा। वो वायरस तो अपंग सा है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी माध्यम से हम वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके और SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देते हैं। तो एंटीबॉडी ही नहीं, सेलुलर इम्यूनिटी भी डेवलप होती है उससे। तो इस तरह से कई तरीकों से डीएनए वैक्सीन भी हैं, जिनको सिर्फ छोटा सा डीएनए पार्ट जाके उससे भी कर सकते हैं। तो वैक्सीन के मामले में बेहद तरक्की हुई है और बहुत सारी चीजें आई हैं, और फ्यूचर में भी हमको इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में ये आज की जो हमको जो एक्सपीरियंस हुआ है टेक्निक का, साइंस का, और मैं तो यहाँ तक जाऊंगा कि रेगुलेटरी बॉडीज को ने जो अपना अनुभव दिखाया है, जो हिम्मत दिखाई, वो बहुत ही अच्छी है, और हमको फ्यूचर में भी इसका फायदा होगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इंडिया को तो वैक्सीन मेकर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया, तो जैसे कोवैक्सीन हमारी अपनी वैक्सीन है, तो इसका पेटेंट हम क्या जैसे अलग अलग कंपनियों को अब देंगे, तो आपको लगता है अब इसकी सप्लाई काफी बढ़ जाएगी आने वाले हफ्तों में? बिल्कुल। करीब 4 हफ्ते पहले ही, बल्कि एक कंपनी के साथ तो भारत बायोटेक ने फरवरी में ही एग्रीमेंट कर लिया था, 3 और कंपनियों के साथ अब एग्रीमेंट हो गया है। और भारत में अब अपनी बहुत सारी वैक्सीन है, डीएनए की वैक्सीन है, आरएनए की वैक्सीन है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे। इसके अलावा कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की वैक्सीन हैं जो भारत में ही बन रही हैं, और उनका पेटेंट और कंपनियों को दिया जा सकता है, और वो आपस में एग्रीमेंट करके बना सकते हैं। तो कई बार जो बाहर की कंपनी है उससे हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो नेगोशिएशन का रहता है, लेकिन देश के अंदर अब वैक्सीन ये पहली बार इतना है कि एक साथ इतनी सारी वैक्सीन है। तो डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल, पिछले साल 1.5 साल में एक आमूल परिवर्तन आया है हमारे वैज्ञानिक वातावरण में, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इसका एक पीछे एक बहुत बड़ा ये है कि डीबीटी और बाकी संस्थाओं ने बहुत सारा पैसा इसमें खर्च किया है, और नई इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को ला करके साथ में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जी 2 मिनट शेष हैं, आप दोनों से आखिरी सवाल पूछूंगा। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं 20th सेंचुरी बिलोंग टू फिजिक्स, E = mc², यूनिवर्स की खोज हुई। क्या 21वीं सदी बायोलॉजी की है, जीनोमिक्स की है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज हम किसी भी जीव के पूरे जो उसके रहस्य हैं, उसके जो जीनोम में छुपे हुए हैं, उसको हम बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, और पढ़ना ही नहीं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसलिए आप देखेंगे आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर हमको डिजाइनर्स क्रॉप और पर्सनलाइज मेडिसिन, इस दिशा में हम जा रहे हैं। हर आदमी को एक तरह की मेडिसिन नहीं लगेगी, आपको जीनोम के आधार पे आपको खास मेडिसिन दी जाएगी। जैसे कुछ डिजीज हैं, कैंसर या साइकियाट्रिक जो डिजीज हैं, उनमें 50% लोगों को मेडिसिन काम नहीं करती, लेकिन हमको पता नहीं है तो हमको देना पड़ता है। अब वो चीज खत्म हो जाएगी और हम लोगों को बहुत ही प्रिसाइज ढंग से मेडिसिन देंगे। ये जो चीज है, ये एकदम आमूल परिवर्तन करने जा रही है एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर दोनों में। इसमें कोई डाउट नहीं, टेक्नोलॉजी इस स्तर पे आ गई है कि अब बायोलॉजी से हमको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल आपको डॉक्टर अरोरा, जो हमने परिवार की बात की थी, हेल्थ केयर परिवार में 10 लाख आशा बहनें, 15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर आपको देख रही हैं, क्या संदेश देंगे कि गांवों में हम कोविड को रोक सकें? मेरे को लगता है कि सारा दारोमदार कोरोना को रोकने का, उसका जो प्रभाव है उसको कम करने का इन हमारी 15-20 लाख बहनों पे है। और मुख्य यह है कि जागरूकता पैदा करें कि भाई ये बीमारी क्या है, और दूसरी चीज कि अगर कोई भी लक्षण है, आज की डेट में किसी को बुखार या जुकाम जैसा है या खांसी आती चली जा रही है, उसका अगर मैं उस व्यक्ति को और उस परिवार को प्रोत्साहित करूं कि टीका वो अपनी जांच करा ले, ये बहुत बड़ा उपकार होगा अपने गांव का और अपनी सोसाइटी का।
क्योंकि एक बार जांच हो जाती है, अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर बाकी सारे कदम बड़ी तेजी से लिए जा सकते हैं। जी, तो जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हम सबको एक परिवार बन के लड़ना होगा, तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर परिवार के सभी सदस्यों को बधाई और कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर एन.के. अरोड़ा आपका, डॉक्टर मिश्रा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो लेट्स resolve that we will fight the pandemic together and we will show collective resilience and strength. Thank you. Take care. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। कोरोना महामारी का मुश्किल भरा दौर है। ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं आगरा के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने मुश्किल भरे इस दौर में एक प्रण लिया कि शहर में कोई भी जन भूखा नहीं सोएगा। उसके लिए ये लोग दोनों वक्त का खाना बनाकर शहर में जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं। मिलिए मुंबई के शहनवाज शेख से, जो पिछले 1 साल से जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और इसीलिए लोग उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जलंधर कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार को जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें निशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ, जो बात करेंगे रोगग्रस्त लोगों पर कोविड के प्रभाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 16 मई सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर।